दोस्तों, मैं ईरान और इराक की कहानी पढ़ रहा था और मेरी नज़र ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी से जुड़ी ऐसी डिटेल्स पर पड़ी जो मैं शेयर करने से खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। मतलब इन डिटेल्स को पढ़ने और जानने के बाद लगता है कि क्यों कहा जाता है कि कासिम सुलेमानी से अमेरिका तक कांपता था। और सुलेमानी ईरान के वो एसेट थे जिसका रिप्लेसमेंट आज तक ईरान खोज नहीं पाया है और हर मुल्क का सपना होता है कि उनके पास सुलेमानी जैसा कमांडर हो। सीधे कहानी पर आता हूं तो दोस्तों, हम सबको पता है कि सद्दाम हुसैन के जाने के बाद ईरान ने इसे एक मौके की तरह देखा और सोचा कि यही वक्त है इराक में अपने पैर जमाने का। लेकिन वहां अमेरिका जम गया था और वो भी इराक पर कंट्रोल करना चाहता था। सद्दाम के जाने के बाद उसकी जो फौज और पुलिस के जवान नौकरी से निकाले गए थे, उन्होंने आईएसआईएस ज्वाइन कर लिया था और धीरे धीरे इलाकों पर कब्जा करते जा रहे थे। वो शियाओं पर तो जुल्म ढा ही रहे थे, साथ ही साथ शिया मस्जिदों और दरगाहों को भी बम से उड़ा रहे थे। जब आईएसआईएस ने मोसुल पर कब्जा कर लिया तो इससे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी काफी आहत हुए और इस बर्बादी को और ज्यादा रोकने के लिए उन्होंने अपने बेस्ट कमांडर कासिम सुलेमानी को फ्री हैंड दे दिया। खामेनी का इशारा मिलते ही साल 2014 से पूरे दमखम के साथ ईरान आईएसआईएस से मुकाबले के लिए मैदान में उतर गया। उधर इराक में भी आयतुल्लाह अली सिस्तानी ने एक फतवा जारी किया। सिस्तानी की पैदाइश ईरान की ही थी और वो शिया इस्लाम के जानकार हैं। फतवे में उन्होंने इराकियों से कहा कि वो अपने मुल्क और इसकी पाक मस्जिदों को बचाने के लिए आगे आएं। उनके फतवे के बाद हजारों लोग और कई शिया ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आ गईं और एक पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट यानी कि PMU बनाई गई। इसे अल हश्द अल शाबी भी कहा जाता है। ईरान ने भी इनको तुरंत मदद दी। ईरान ने PMU के कई यूनिट्स को शहरों और गांवों में जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और फंडिंग भी दी। ईरान ने सिर्फ इराक सरकार और शियाओं को ही नहीं बल्कि कुर्दों को भी हथियार और गोला बारूद दिया ताकि आईएसआईएस को बगावत की तरफ बढ़ने से रोका जा सके। और इन सब कामों के पीछे एक ही दिमाग था, कासिम सुलेमानी। क्योंकि सुलेमानी को लगा कि आईएसआईएस से अगर वो लड़ते हैं तो इराकी शियाओं में भी ईरान की इमेज अच्छी होगी और मिलिशियाओं के कमांडर्स से भी उनके रिलेशंस अच्छे होंगे। इससे इलाके में उनकी ताकत में ज़बरदस्त इजाफा होगा। सुलेमानी ईरान के मिलिट्री और सिक्योरिटी ऑपरेशंस के आर्किटेक्ट और कमांडर थे, खासकर इराक और सीरिया में। उन्होंने एक बार इराक में अमेरिकी फौज के कमांडर जनरल डेविड पेट्रायस को एक मोबाइल मैसेज भेजा और कहा कि वो इराक, सीरिया, लेबनान, गजा और अफगानिस्तान में ईरान की पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। सुलेमानी ने PMU की चुनिंदा यूनिट्स खासकर कताइब, हिजबुल्लाह और बद्र ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत करीबी काम किया। दूसरे मिलिट्री लीडर्स की तरह दूर से नहीं बल्कि लाख खतरा होते हुए भी सुलेमानी ने मैदान में खुद जाकर अपनी फौज के साथ पर्सनल रिलेशंस बनाए और अक्सर उनके साथ नमाज पढ़ते भी दिख जाते। इससे PMU के लीडर्स सुलेमानी की बहुत इज्जत करने लगे और उनके कहने पर चलने लगे। इस सफर में सुलेमानी को साथ मिला जमाल जफर मोहम्मद अबू मेहदी का, जिसे मोहंदिस भी कहा जाता है। मोहंदिस कताइब हिजबुल्लाह के हेड थे। इसके साथ ही सुलेमानी का बद्र ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हादी अल अमीरी के साथ भी करीबी रिश्ता था, जिन्होंने बद्र ब्रिगेड की शुरुआत 1982 में ईरान में ही की थी। सुलेमानी और उनके सपोर्टर्स का मानना था कि अमेरिका आईएसआईएस से लड़ने में सीरियस नहीं है और इराक पर कंट्रोल रखने के अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। सुलेमानी ये भी जानते थे कि इराक की फोर्सेस अच्छी तरह से ट्रेंड नहीं हैं और वो शहरी इलाकों में आईएसआईएस के लड़ाकों से निपट नहीं पाएंगे। इसीलिए सुलेमानी ने इराकी मिलिशियाओं को ट्रेनिंग देने के लिए लेबनान से 60 हिजबुल्लाह कमांडर इराक भेजे ताकि वे अपने इराकी शियाओं को ट्रेनिंग दे सकें। आयतुल्लाह खामेनी ने सुलेमानी को खुली छूट दे रखी थी और सुलेमानी भी आईएसआईएस से लड़ाई में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। सुलेमानी ये बात जवानों से बार बार दोहराते कि आईएसआईएस के बनाए किसी भी ठिकाने पर तुरंत हमला करना है और उन्हें जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी है। इसलिए ऑपरेशन का सारा कमांड सुलेमानी ने अपने हाथों में रखा। मौके पर ही ज़रूरी फैसले लिए। ईरान में अपने सीनियर्स से भी वो इस बारे में बातचीत नहीं करते थे। इराक के PM रहे मलिकी ने बताया था कि सुलेमानी मांगे हुए हथियारों की डिलीवरी सिर्फ एक दिन में कर देता था, जबकि अमेरिका से मांगने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो दोस्तों, जब इराक की सरकार और PMU मिलिशिया की फौजें एक साथ मिलकर आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ रही थीं, वो वक्त अमेरिका और ईरान के लिए एक मौके की तरह आया कि वे सुलह करके आगे बढ़ें, क्योंकि दोनों ने आईएसआईएस को दुश्मन माना था जिसे ख़त्म करना ज़रूरी था। लेकिन समस्या ये थी कि दोनों ही इराक पर अपने हिसाब से कंट्रोल चाहते थे, दोनों अपना फ़ायदा देख रहे थे, इसलिए बात नहीं बन पाई। आईएसआईएस के खिलाफ कुछ ऑपरेशंस में केवल कभी कभी इनडायरेक्टली और थोड़े समय के लिए ही दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट दिया। जब साल 2017 में इराक और ईरान ने मिलकर आईएसआईएस पर जीत का ऐलान किया तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। कम से कम 2000 PMU मेंबर्स और 40 IRGC के कमांडर अपनी जान गंवा चुके थे। फिर साल 2016 में इराक की नेशनल असेंबली ने PMU की मिलिशिया को सरकारी फौज की तरह सरकार में शामिल कर लिया। ईरान
पीएमयू को सालाना $20 मिलियन से भी ज़्यादा की फंडिंग देता है। मतलब पीएमयू के लोग सरकारी तो हो गए, लेकिन वो ईरान के इशारे पर ही चलते हैं। मतलब सुलेमानी इराक में घुसे तो आईएसआईएस से लड़ने के लिए थे, लेकिन पैठ बना ली इराक की सत्ता पर और ईरान को इराक के अंदर ले आए, वो भी मजबूती के साथ, वो भी अमेरिका के नाक के नीचे। और ये काम सिर्फ सुलेमानी ही कर सकते थे। तो आइए जानते हैं ऐसे 3 शानदार मिशंस के बारे में, जिसके बारे में जानने के बाद आप भी कहेंगे कि वाकई सुलेमानी था तो कमाल का कमांडर। तो दोस्तों, आईएसआईएस का सामना करने के लिए ईरान ने कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट यानी कि KRG को भी मदद दी थी। तो शुरू में तो कुर्द आईएसआईएस से लड़ने में हिचकिचा रहे थे, शायद इसलिए क्योंकि वो अपने इलाके में सेफ महसूस कर रहे थे। लेकिन भले ही कुर्द आईएसआईएस से नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन आईएसआईएस उनको घेर रहा था। साल 2014 आधा बीत गया और आईएसआईएस कुर्दिस्तान की राजधानी अरबिल की तरफ बढ़ने लगा। तब कुर्दों की हवा टाइट हुई। ऐसे फटेहाल में KRG के प्रेसिडेंट मसूद बरजानी ने अमेरिका और कुछ दूसरे देशों से तुरंत मिलिट्री मदद की गुहार लगाई, लेकिन तुरंत कोई जवाब नहीं मिला। तब कुर्दिस्तान को बचाने के लिए बरजानी ने सुलेमानी की मदद मांगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुलेमानी ने कहा था, काका मसूद, बस शहर को एक रात के लिए और संभाल लो, अगली सुबह हम पहुंच जाएंगे। और अगले ही दिन सुलेमानी और उनके लड़ाके कुर्दिस्तान पहुंच गए। और कहते हैं कि सुलेमानी के लड़ाकों ने आईएसआईएस से एक भयंकर जंग लड़ी और अरबिल को बचा लिया। दरअसल बरजानी की पैदाइश भी ईरान की थी। वो 1946 में ईरान के महाबाद में पैदा हुए थे। वो मशहूर मौलवी मुस्तफ़ा बरजानी के बेटे थे। उन्होंने बाद में माना कि ज़रूरत के वक्त ईरान पहला मुल्क था जिसने उन्हें हथियार और गोला बारूद दिया। उन्होंने ईरानी प्रेसिडेंट को ख़त लिखा और सुलेमानी की तारीफ़ के कसीदे पढ़े थे। जब आईएसआईएस का खतरा कुर्दों के लिए कम हुआ तो मसूद बरजानी ने कॉन्फ्रेंस में आकर सितंबर 2017 में कुर्दिश आज़ादी पर एक रेफरेंडम कराने का फैसला किया। अमेरिका ने बरजानी से कहा कि आज़ादी का ख्याल अभी टाल दो, मगर बरजानी शायद सोचते थे कि इराक की सरकार इतनी कमज़ोर है कि उनका विरोध नहीं कर पाएगी और शायद इजराइल और अमेरिका कुर्दों की आज़ादी की मांग को सपोर्ट कर दे, मगर ऐसा हुआ नहीं। ईरान और इराकी सरकार दोनों ने बरजानी को वार्निंग दी कि रेफरेंडम कराना उनके लिए रेड लाइन को क्रॉस करना होगा और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुलेमानी ने खासतौर पर बरजानी को वार्निंग दी कि अगर आज़ादी की बात की तो वो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस को कुर्दों पर हमला करने से रोक नहीं पाएंगे। प्रेसिडेंट बरजानी ने इन चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए सितंबर 2017 में रेफरेंडम करवा दिया। उम्मीद के मुताबिक 92% से ज़्यादा कुर्दों ने आज़ादी का सपोर्ट किया, लेकिन बरजानी की ये जीत ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकी। ईरान ने कुर्दिश रेफरेंडम को इराक को अलग अलग हिस्सों में बांटने की साजिश की पहली चाल माना। अपने यहाँ 8 से 10 मिलियन कुर्द आबादी होने की वजह से सुलेमानी को डर था कि अगर इराक में एक आज़ाद कुर्दिस्तान बन गया तो ईरानी कुर्द भी अपने लिए अलग मुल्क की मांग करने की हिम्मत जुटा लेंगे और ईरान खतरे में पड़ जाएगा। असल में कुर्दिश रेफरेंडम से कुछ महीने पहले जून 2017 में आईएसआईएस के लड़ाकों ने ईरान में आयतुल्लाह खुमैनी की दरगाह पर हमला किया था, जिसमें दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इन आतंकियों में 5 ईरानी कुर्द थे और सुलेमानी को खबर लगी कि इजराइल भी कुर्दिस्तान इलाके में एक्टिव था। इजराइल दरअसल ईरानी दुश्मनों को कुर्द इलाके से भर्ती कर रहा था और उनको ट्रेन भी कर रहा था। इस खबर ने सुलेमानी की चिंता बढ़ा दी और ख़ास बात यह है कि मिडल ईस्ट में कुर्दों की आज़ादी को सपोर्ट करने वाला इजराइल अकेला था। इससे सुलेमानी का डर और बढ़ गया कि इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर इराक के कुर्दिस्तान और वहाँ मौजूद ईरानी विरोधियों के जरिए उनके देश में बवाल मचाने की कोशिश कर रहा है। जब सुलेमानी ये रिपोर्ट लेकर ईरानी सुप्रीम लीडर के पास पहुंचे तो आयतुल्लाह खामेनेई ने कुर्दिश रेफरेंडम को गद्दारी कहा। सुलेमानी ने इस इजरायली खतरे को भांपते हुए इसके जवाब में इराक के कुर्दिस्तान से लगे अपनी ईरानी बॉर्डर पर मिलिट्री एक्सरसाइज की, कुर्दों के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दी। फिर सुलेमानी ने इशारा किया और पीएमएफ ने किरकुक पर हमला बोला। तेल के कुएं कंट्रोल में लिए, बरजानी की फंडिंग रुक गई और फिर आखिरकार बरजानी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा सिवाय इस्तीफा देने के। इससे ये रेफरेंडम कुर्दों की आज़ादी की कोशिशों में एक बस छोटी सी घटना बनकर रह गया। 2016 के अंत तक सीधे ईरानी दखल की वजह से कुर्दिस्तान और इराक के दूसरे हिस्सों में आईएसआईएस का खतरा काफ़ी हद तक कम हो गया था। इसके अलावा जैसे जैसे अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत आगे बढ़ी, ईरान और अमेरिका ने 2014 से ही धीरे धीरे बेहतर रिश्तों की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया था, जिससे उनकी दुश्मनी कम हुई थी। उन्होंने आईएसआईएस के खिलाफ 7 लड़ाई लड़ी ही थी। लेकिन जनवरी 2017 में ट्रंप आ गया। उसके प्रेसिडेंट बनते ही ये रुख बदल गया। अपने चुनावी कैंपेन में ट्रंप अक्सर JCPOA को पूरी तरह खत्म करने की बात करता था। प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने 2018 में एक तरफा JCPOA यानी जो ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील हुई थी, उससे बाहर निकलकर ईरान पर कई सारे इकोनॉमिक बैन्स लगा दिए। ईरान भी नहीं झुका और फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया।
दोनों देशों ने इस दौरान कई ऐसे कदम उठाए जिससे जंग का खतरा बढ़ गया। 2017 में अमेरिका ने कहा कि ईरानी मिलिशियाएं जो इराक में हैं उन्हें अपने घर लौटना चाहिए। उनका इशारा IRGC कमांडर सुलेमानी की ओर था। 2 साल बाद अमेरिका ने IRGC को विदेशी आतंकवादी कहा और आयतुल्ला खामेनी के ऑफिस पर बैन लगाए। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी सेंट्रल कमांड को आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन कह डाला। इसके अलावा अमेरिका ने इराक पर प्रेशर डाला कि वो ईरान पर अमेरिका ने जो बैन लगाए हैं उनको इराक भी माने, लेकिन PM अल महदी नहीं माने और कहा कि इराक अमेरिका की ईरान विरोधी जो बैन्स हैं उनका हिस्सा नहीं है और वो अपने मुल्क के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेगा। जून 2019 में ईरान ने एक हिम्मती कदम उठाते हुए हॉर्मुज़ गल्फ में अमेरिकी नेवी के एक बिना पायलट वाले ग्लोबल हॉक सर्विलांस प्लेन को गिरा दिया, जिसकी कीमत $220 मिलियन थी। अमेरिका ने इसे बिना वजह का हमला करार दिया, लेकिन ईरान ने कहा कि विमान ईरानी एयर स्पेस में घुसाया था। इसके जवाब में अमेरिका ने साइबर हमले किए और ईरान पर नए इकोनॉमिक बैन्स लगाए। इसी दौरान ईरान सपोर्टेड इराकी मिलिशियाएं सुलेमानी के इशारे पर लगातार बगदाद के उस ग्रीन जोन को निशाना बना रही थीं जहां अमेरिकी एम्बेसी है। दिसंबर 2019 में जब किरकुक मिलिट्री ठिकाने पर मिसाइल लगी और 4 अमेरिकी सोल्जर घायल हुए तो अमेरिका ने तुरंत रिएक्शन दिया और कताइब हिजबुल्लाह के अड्डे को निशाना बनाया जो ईरान का करीबी साथी है। इस हमले में 25 मिलिशिया मेंबर्स मारे गए। इराक और ईरान ने हमले को गलत बताया और कहा कि PMF इराक सरकार का हिस्सा है। मतलब इराक की जमीन पर ईरान और अमेरिका के बीच में जंग शुरू हो गई थी। अमेरिका के पास सब कुछ था, इकोनॉमिक बैन उसने पहले ही लगा रखा था, हमलों का जवाब भी वो लगातार दे रहा था और चाहता था कि इराक पर उसका कंट्रोल पूरी तरह से हो जाए। लेकिन उसके रास्ते में एक ही शख्स खड़ा था और वो थे कासिम सुलेमानी, क्योंकि जो मिलिशिया गुट एक होकर PMF बने थे वो सुलेमानी के वफादार थे और अब तो ये सरकार का हिस्सा भी बन गए थे। ये एक ऐसी बढ़त थी जो अमेरिका को गुंडई से हासिल नहीं हो सकती थी। सरकार के अंदर पैठ बनाने की वजह से ईरान का कद लगातार इराक में बढ़ता जा रहा था और अमेरिका को इसे हर हाल में रोकना था। सभी को मालूम था कि सुलेमानी अगर इस तरह से काम करते रहे तो इराक की जमीन से आज नहीं तो कल अमेरिका की विदाई तय है। बस फिर क्या था, ट्रंप को वो इंटेल मिला जिसकी इजराइल और अमेरिका को बरसों से तलाश थी। तारीख थी 2 जनवरी साल था 2020। एक फ्लाइट दमास्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रात में 11 बजे के आसपास उड़ान भरती है बगदाद जाने के लिए। उस दिन मौसम खराब था, या यूं कहें कि कुदरत भी चाहती थी कि यह हादसा टल जाए। प्लेन 3 घंटे देरी से उड़ा। फ्लाइट में 156 पैसेंजर थे, 7 क्रू मेंबर्स थे। इन्हीं लोगों के बीच में मुंह पर रुमाल बांधे प्लेन में सवार थे मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। खबर पक्की मिली थी, लेकिन ईरानी कमांडर के पास जाना एजेंट्स के लिए लगभग नामुमकिन था। इसलिए अमेरिका ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और एक ड्रोन रात 10:30 बजे बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर उड़ा दिया। लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर जो ड्रोन उड़ रहा था इसकी जानकारी बगदाद एयरपोर्ट के लोगों को हो गई और मालूम चला कि ड्रोन अमेरिकन एयरफोर्स का था जिसे आइन अल असद मिलिट्री बेस से कंट्रोल किया जा रहा था। वहां मैसेज भिजवाया गया कि ये ड्रोन एयरपोर्ट पर क्या कर रहा है। तो अमेरिकियों ने जवाब दिया कि ये ड्रोन सिर्फ एक ओवरवॉच देने के लिए आया है, इसके पास कोई हथियार नहीं है। और एयरपोर्ट पर तैनात ऑफिसर्स ने यही एक गलती कर दी। गलती थी अमेरिकी पर भरोसा करना, क्योंकि इस ड्रोन में हेल फायर मिसाइल्स लगी होती हैं जो प्रिसाइज टारगेट पर अटैक करने के लिए जानी जाती हैं। क्योंकि फ्लाइट 3 घंटे लेट थी, इसी वजह से ये ड्रोन बार बार वहां आ रहा था और वहां से जा रहा था। यानी CIA फुल ऑन प्रिपरेशन के साथ प्लानिंग कर बैठा हुआ था। बस इंतजार था कासिम सुलेमानी की फ्लाइट का, जो कुछ ही देर में बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। रात को 12:32 पर शाम विंग्स फ्लाइट 501 बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। कासिम सुलेमानी प्लेन से निकलते हैं। जब वो नीचे जाते हैं तो उनकी मुलाकात अबू मेहदी अल मुहंदिस से होती है, जो कताइब हिजबुल्लाह के फाउंडर थे। फिर ये दोनों कार में बैठ जाते हैं। इसी दौरान अमेरिकन को इंटेलिजेंस मिलती है कि कासिम सुलेमानी इस कार में है और तुरंत तीनों ड्रोन कार को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यानी ये वो मोमेंट था जब ऑफिशियली कासिम सुलेमानी को मारने का मिशन शुरू हो गया था। अब बस इंतजार था तो डोनाल्ड ट्रंप की हाँ का। और फिर 12:47 पर उस रात जो होता है वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है, क्योंकि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हाँ करते हैं और तीनों ड्रोन 3 हेलफायर मिसाइल्स को दागते हैं, जो कुछ सेकंड्स बाद कार पर जाकर लगती हैं और कासिम सुलेमानी को मार दिया गया। कुछ देर बाद यह खबर ईरान के सुप्रीम लीडर को मिलती है और धीरे धीरे करके यह खबर अगले दिन दुनिया भर के लगभग हर अखबार के पहले पन्ने पर छपती है। इस घटना पर IRGC ने अमेरिका को आतंकवादी करार दिया और खामेनी ने सुलेमानी को शहीद कहा। ये एक ऐसा झटका था जिससे आज तक ईरान उभर नहीं पाया है। इसके जवाब में IRGC ने 8 जनवरी 2020 को ऑपरेशन शहीद सुलेमानी शुरू किया और इराक के आइन अल असद और अरबिल हवाई अड्डों पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी।
जहां अमेरिकी सैनिक तैनात थे। अमेरिका ने कोई जवाब नहीं दिया। अमेरिकी जनरल मैकेंजी ने बताया था कि अमेरिका के पास खुफिया जानकारी थी कि ईरान मिसाइल से हमला कर सकता है, इसलिए हमने आइन अल असद बेस से अपने कई रिसोर्सेज को हटा दिया था। उन्होंने कहा कि मिसाइल हमले बहुत सटीक और तबाही मचाने वाले थे। सुलेमानी की मौत इस्लामिक रिपब्लिक और उनकी मिडिल ईस्ट में स्ट्रैटेजी के लिए बड़ा झटका थी। वे एक शानदार सोल्जर और धांसू मिलिट्री कमांडर थे जिनको इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और गजा की बहुत गहरी समझ थी। 20 सालों से वो ईरान के विदेशी दोस्तों और सीक्रेट नेटवर्क की देखभाल कर रहे थे और सभी से उनके पर्सनल रिलेशंस थे। अमेरिका यही नहीं रुका, बल्कि इराक के प्रेसिडेंट अल महदी, जो कि ईरान के सपोर्टर थे, उनको इस्तीफा दिलवा दिया और नेशनल असेंबली ने मई 2020 में मुस्तफ़ा अल कदीमी को नए इराकी पीएम के तौर पर मंजूरी दी। कदीमी ने इराक के अमेरिका और ईरान के साथ रिश्तों में बैलेंस बनाए रखने की कोशिश की और कहा कि इराक को अमेरिका और ईरान के झगड़े का मैदान नहीं बनना चाहिए। मतलब शिया ब्लॉक का दबदबा किसी तरह इराक की सरकार में कम किया जाए, इसकी अमेरिका ने पूरी कोशिश की। कई दफ़े तो ये बात हुई कि पीएमएफ से हथियार छीन लेने चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में अगर ईरान इराक कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं तो उसके पीछे कासिम सुलेमानी की शहादत है। और ईरान सहित दुनिया के जितने भी देशों में खासकर शिया इस्लाम को मानने वाले हैं वो उनको एक महान शहीद के तौर पर याद करते हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं करगिल के इलाके से गुजर रहा था तो मैंने अनगिनत पोस्टर्स वहाँ कासिम सुलेमानी के लगे हुए देखे थे। तो दोस्तों, ये थी एक शानदार कमांडर की कहानी जो मुझे लगा कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कासिम सुलेमानी के बारे में आपकी राय मैं भी जानना चाहूँगा, वो भी लिखिए, कमेंट कीजिए। तो अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं आप तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, एपिसोड पर थैंक्स भेज सकते हैं। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।